नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। विषय है राजस्थान की प्रमुख झीलें। और ये जानकारी मतलब उन सभी के लिए बहुत काम की होगी जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, झीलों से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि खारे और मीठे पानी की झीलों, उनकी जो भी खासियतें हैं, उनका महत्व, इन सबको समझें। जी हमारा मकसद ये है कि परीक्षा के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें निकालकर सामने रखा जाए, ताकि राजस्थान की झीलों पर एक, आप कह सकते हैं, अच्छी पकड़ बन जाए। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी को परत दर परत खोलना। बिल्कुल। तो देखिए, राजस्थान में झीलें तो बहुत है, पर उन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। हाँ। एक तो है खारे पानी की झीलें और दूसरी मीठे पानी की। अच्छा। खासकर पश्चिमी राजस्थान वाली, हाँ। उन्हें अक्सर मतलब भूवैज्ञानिक मानते हैं कि वो प्राचीन टेथिस सागर का अवशेष है। टेथिस सागर का अवशेष, बाप रे, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, मतलब ये एक थ्योरी है जो उनके खारेपन का कारण बताती है, और ये तथ्य अक्सर पूछ लिया जाता है। अच्छा, तो चलिए इन्हीं खारे पानी की झीलों से शुरू करें फिर। सबसे पहला नाम तो शायद सांभर का ही आता है ना? जी, सांबर झील सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी भी। ये जयपुर और नागौर जिलों की सीमा पर है, जैसा मुझे ध्यान है, और भारत की सबसे बड़ी इनलैंड मतलब आंतरिक खारे पानी की झील है। बिल्कुल सही, आंतरिक। और इसमें कई नदियां भी आकर गिरती हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। हाँ, स्रोत यही बताते हैं। इसे बालसन झील का उदाहरण भी कहा गया है। ये बालसन क्या होता है? हाँ, बालसन देखिए एक तरह की भू आकृति है, मतलब एक बंद बेसिन या गर्त जैसा, जो अक्सर सूखे या रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है। अच्छा। इसमें पानी जमा तो हो जाता है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो वाष्पीकरण होता रहता है और लवणता मतलब खारापन बढ़ता जाता है। सांबर झील ऐसी ही जगह पर है। समझ गया। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति हुई है। और इसका आर्थिक महत्व भी तो बहुत है नमक उत्पादन में। अरे बहुत ज्यादा। देश के कुल नमक उत्पादन का करीब 7 से 8% हिस्सा यहीं सांबर से आता है। 7 से 8%? हाँ। ये तो काफी है। हाँ, यहाँ पर सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड है, जो हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड के अंडर आती है। वो बड़े पैमाने पर नमक बनाती है, और स्थानीय लोग जो क्यारियां बनाकर नमक सुखाते हैं उन्हें क्यार कहते हैं। क्यार, अच्छा। क्या इसे कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है? जी हाँ, पर्यावरण के नजरिए से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड घोषित किया गया था। ओह, रामसर साइट। हाँ, यहाँ बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं। और याद रखने वाली बात ये भी है कि राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क यानी घना पक्षी विहार, वो भी एक रामसर साइट है। बिल्कुल। तो सामर के बाद नागौर जिले में ही एक और खारी झील का नाम आता है, डीडवाना। ये शायद सांभर जितनी बड़ी नहीं है। नहीं, उतनी बड़ी नहीं है। करीब 4 वर्ग किलोमीटर में फैली है, लेकिन डीडवाना की कहानी थोड़ी अलग है। अलग कैसे? यहाँ के पानी में सोडियम क्लोराइड मतलब जो खाने वाला नमक होता है वो कम है। यहाँ सोडियम सल्फेट ज्यादा मिलता है। सोडियम सल्फेट? तो फिर इसका नमक खाने लायक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, ये खाने के काम नहीं आता। तो फिर इस झील का क्या उपयोग है अगर नमक खाने लायक नहीं है तो? इसका औद्योगिक महत्व है। सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल कागज उद्योग में, कपड़ा रंगाई में, चमड़ा उद्योग में होता है। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का एक कारखाना भी है जो सोडियम सल्फेट बनाता है। तो ये एक, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि एक ही इलाके की दो झीलों हैं, इतना फर्क कैसे? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब नागौर से थोड़ा और पश्चिम की तरफ चलें, बाड़मेर जिले में बालोतरा के पास पंचपद्रा झील। इसके बारे में कहते हैं कि नमक बहुत अच्छा होता है ना? हाँ हाँ, बहुत उच्च कोटि का नमक माना जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक होती है, मतलब खाने के लिए एकदम बढ़िया। 98%? ये तो लगभग समुद्री नमक जैसा ही हो गया। जी बिल्कुल। पर पंचभद्रा की एक और बात बहुत खास है, वो है वहाँ नमक बनाने का पारंपरिक तरीका। वो क्या है? कुछ अलग है क्या? हाँ, बहुत अलग। यहाँ खारवाल जाति के लोग एक खास तकनीक अपनाते हैं। वो मुरली नाम के पेड़ की टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। पेड़ की टहनियों का नमक बनाने में? हाँ, उन टहनियों को पानी में डालते हैं और उनसे नमक के क्रिस्टल मतलब स्फटिक बनते हैं। ये सदियों पुरानी विधि है और आज भी चल रही है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है, प्रकृति और परंपरा का मेल। बिल्कुल। अच्छा, खारे पानी की झीलों में एक और नाम आता है लूणकरणसर।
ये बीकानेर जिले में। हाँ, लूणकरण सर, इसके बारे में क्या खास है? शायद बहुत छोटी है ये। हाँ, झील तो काफी छोटी है, लेकिन एक तथ्य है जो परीक्षा के लिए जरूरी हो सकता है। वो क्या? इसे उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील माना जाता है। बाकी ज्यादातर खारी झीलें मध्य या पश्चिमी राजस्थान में ही हैं। अच्छा, ये पॉइंट नोट करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई प्रमुख खारे पानी की झीलें, सांबर, डीडवाना, पंचपदरा और लूणकरण सर। अब बात करें मीठे पानी की झीलों की। हाँ बिल्कुल, इनमें से तो कई राजा महाराजाओं ने बनवाई हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। सही कहा आपने। मीठे पानी की झीलें अक्सर पीने के पानी, सिंचाई या कई बार धार्मिक कारणों से भी बनवाई गई हैं। और इनमें सबसे पहले जिक्र आता है उदयपुर की जयसमंद झील का। जयसमंद, हाँ, इसे घेबर झील भी कहते हैं शायद। जी, ढेबर झील भी कहते हैं। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब मैनमेड मीठे पानी की झील है ना? बिल्कुल। सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील। इसे मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने बनवाया था 17वीं सदी के आखिर में, गोमती नदी का पानी रोककर। अच्छा, गोमती नदी पे सुना है इसमें टापू भी हैं? हाँ, 7 टापू हैं इसमें, छोटे बड़े। सबसे बड़ा है बाबा का भागड़ा और उससे छोटा प्यारी। इन पर लोग रहते भी हैं। लोग रहते हैं टापुओं पर? वाह। जी, और सिर्फ सुंदरता नहीं, इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें भी निकाली गई थी, श्यामपुरा और भाट नहर। मतलब उस जमाने की इंजीनियरिंग देखिए। कमाल है। उदयपुर तो है ही झीलों की नगरी। वहीं एक और मशहूर झील है, फतेह सागर। इसका क्या इतिहास है? फतेह सागर को भी असल में तो महाराणा जयसिंह ने ही बनवाया था, 1678 के आसपास। अच्छा, इसे भी जयसिंह ने? हाँ, पर बाद में बारिश वगैरह से इसका बांध टूट गया था, तो फिर महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में से ठीक करवाया, मतलब पुनर्निर्माण करवाया। शायद इसीलिए नाम फतेह सागर पड़ गया। हो सकता है। और फतेह सागर में तो यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। झील के बीच में टापू पर नेहरू उद्यान है और एक पर सौर वेधशाला। हाँ, ये बहुत खास बात है। एक टापू पर खूबसूरत बगीचा और दूसरे पर सोलर ऑब्जर्वेटरी, विज्ञान और प्रकृति का अद्भुत संगम। वो सौर वेधशाला तो शायद देश की प्रमुख वेधशालाओं में गिनी जाती है। जी हाँ। अच्छा, उदयपुर की ही एक और झील, पिछोला। इसकी कहानी तो और भी पुरानी और दिलचस्प है। पिछोला, हाँ, इसके टापू तो बहुत फेमस हैं। जगमंदिर और जगनिवास। बिल्कुल। पर कहते हैं कि इसे 14वीं सदी में राणा लाखा के समय किसी बंजारे ने बनवाया था। बंजारे ने? ये तो मैंने सुना था। लखी बंजारा नाम था शायद, अपने बैल की याद में। हाँ, ऐसी ही कहानी प्रचलित है। और ये झील स्वरूप सागर नाम की एक नहर से फतेह सागर झील से जुड़ी हुई भी है। अच्छा, ये दोनों झीलें कनेक्टेड हैं? जी, ये दिखाता है कि उस समय भी वाटर मैनेजमेंट की समझ थी। उदयपुर में ही एक और झील है, उदय सागर। नाम से ही लग रहा है महाराणा उदय सिंह ने बनवाई होगी। बिल्कुल, उदयपुर शहर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह ने ही आयड़ नदी का पानी रोककर इसे बनवाया था। आयड़ नदी? आयड़ नदी, हाँ, इसके बारे में भी एक खास बात है ना? हाँ है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो भूगोल के हिसाब से ये जानना जरूरी है कि आयड़ नदी जब तक उदय सागर झील में गिरती नहीं है तब तक आयड़ कहलाती है। और झील से निकलने के बाद? झील से निकलने के बाद इसी नदी का नाम बेड़ा छो जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ा रोचक है। एक ही नदी के 2 नाम झील के कारण? जी, ये नदियों के नाम बदलने का एक अच्छा उदाहरण है। बहुत खूब। अच्छा, अब उदयपुर से थोड़ा उत्तर में चलें, राजसमंद जिले में। वहां है राजसमंद झील। हाँ, राजसमंद झील। इसका निर्माण भी मेवाड़ के ही शासक ने करवाया था, महाराणा राज सिंह ने, 17वीं सदी में, गोमती नदी पर। जी, महाराणा राज सिंह ने 1662 से 76 के बीच। और ये झील सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है। वो कैसे? इसका जो उत्तरी किनारा है उसे 9 चौकी कहते हैं, और वहीं पर काले संगमरमर की 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में लिखा हुआ है। पूरा इतिहास? इसी को राज प्रशस्ति कहते हैं क्या? बिल्कुल, यही है वो विश्व प्रसिद्ध राज प्रशस्ति। दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी? जी, ये अमर काव्य वंशावली नाम के ग्रंथ पर आधारित है, जिसे रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था। ये महाराणा राज सिंह की दूरदृष्टि का कमाल है। अद्भुत। इतिहास और जल संरक्षण का ऐसा संगम। चलिए अब राजस्थान के दिल अजमेर की तरफ चलते हैं। यहाँ की आना सागर झील बहुत मशहूर है। हाँ, आना सागर अजमेर शहर के बीचों बीच। कहते हैं इसके किनारे मुगल बादशाह जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था। जी, जिसे अब सुभाष उद्यान कहते हैं, और एक झरना भी, चश्मा-ए-नूर। जी हाँ,
और बाद में शाहजहां ने उसी बाग में संगमरमर की 5 सुंदर बारादरी बनवाई। बारादरी जी मतलब खंभों वाली छत? हाँ, वही। तो आना सागर और उसके आसपास का ये पूरा इलाका राजस्थान पर मुगल प्रभाव का एक अच्छा उदाहरण है। सही कहा। अजमेर में एक और झील है, फाई सागर। इसका नाम कुछ अंग्रेजी सा लगता है। हाँ, क्योंकि इसे एक अंग्रेज इंजीनियर मिस्टर फॉय के नाम पर रखा गया है। अच्छा। जी, उनके निर्देशन में अकाल राहत के कामों के तहत इसे बनवाया गया था, बांडी नदी का पानी रोककर। बांडी नदी पर? इसकी कोई खास बात? इसकी इंजीनियरिंग, जब इसमें पानी ज्यादा भर जाता है तो फालतू पानी एक नहर के जरिए आना सागर झील में चला जाता है। अरे वाह, मतलब दोनों जिले जुड़ी हुई हैं एक तरह से। हाँ, उस समय के हिसाब से बढ़िया जल प्रबंधन। अजमेर में ही विश्व प्रसिद्ध पुष्कर झील भी है। हालांकि हमारे स्रोतों में इस पर ज्यादा डिटेल नहीं है, पर इसका धार्मिक महत्व तो सब जानते हैं। हाँ, पुष्कर तो अपने आप में एक पूरा विषय है, शायद कभी उस पर अलग से बात हो। जरूर। अच्छा, अब चलते हैं राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू, सिरोही जिले में नक्की झील। हाँ, नक्की झील ये कई मायनों में खास है। जैसे? एक तो ये राजस्थान की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, दूसरी ये काफी गहरी भी है, और तीसरी सबसे हैरान करने वाली बात, क्या? ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में कभी कभी जम जाती है। जम जाती है राजस्थान में? ये तो वाकई अजीब है। इसके बनने के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, कहानियां तो हैं कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा, इसलिए नक्की। हाँ, ये सुना है। पर भूवैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद एक ज्वालामुखी क्रेटर झील है, मतलब ज्वालामुखी फटने से जो गड्ढा बना उसमें पानी भर गया। ओह, एक क्रेटर लेक, ये इसकी भौगोलिक खासियत हुई। की है कोलायत झील, बीकानेर। हाँ, इसका महत्व थोड़ा धार्मिक और दार्शनिक ज्यादा है। इसके किनारे सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे कपिल मुनि, उनका आश्रम है। कपिल मुनि का आश्रम? हाँ, और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बड़ा मेला भी लगता है। इस जगह को इसकी खूबसूरती की वजह से राजस्थान का सुंदर मरुद्यान भी कहते हैं, मतलब रेगिस्तान में एक नखलिस्तान जैसा। सुंदर मरुद्यान। वाह। तो हमने खारे और मीठे पानी की कई झीलों की बात की, उनकी जगह, उनका इतिहास, किसने बनवाया, उनका आर्थिक या सांस्कृतिक महत्व। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब इतनी सारी कीमती झीलें हैं राजस्थान में, क्या इनके बचाव के लिए, इनके संरक्षण के लिए भी कुछ हो रहा है? क्योंकि प्रदूषण का, अतिक्रमण का खतरा तो इन पर भी होगा ही। ये बहुत जरूरी सवाल है, और हाँ, बिल्कुल प्रयास हो रहे हैं। खासकर जो झीलें शहरों में या उनके आसपास है, उन पर दबाव ज्यादा है, प्रदूषण का भी। तो उनके लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2001 में एक योजना शुरू की थी, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, यानी NLCP। NLCP 2001 से। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मकसद है झीलों की हालत बिगड़ने से रोकना, उन्हें फिर से ठीक करना और उनके सही प्रबंधन के लिए राज्यों को मदद देना, मतलब तकनीकी और वित्तीय दोनों तरह की। ये केंद्र और राज्य की मिलीजुली योजना है। अच्छा, तो क्या राजस्थान की भी कोई झीलें इसमें शामिल हैं? ये जानकारी तो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। NLCP में राजस्थान की 6 झीलों को चुना गया है, मतलब उनके संरक्षण और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 6 झीलें? कौन कौन सी हैं वो? इसमें है एक तो उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला। फतेह सागर, पिछोला, ठीक है। फिर अजमेर की आना सागर और पुष्कर झील। आना सागर, पुष्कर, 4 हो गई। हाँ। पांचवी है नक्की झील, माउंट आबू वाली, और छठी है जयपुर की मानसागर झील। मानसागर, अरे हाँ, जिसके बीच में जल महल है। बिल्कुल वही। तो ये 6 झीलें NLCP के तहत आती हैं। ये लिस्ट याद रखना वाकई फायदेमंद हो सकता है। जरूर जरूर। तो एक बार जल्दी से दोहरा लें। आज हमने राजस्थान की झीलों पर बात की। खारे पानी में सांभर नमक, रामसर साइट, डीडवाना इंडस्ट्रियल नमक, पंचभद्रा बढ़िया नमक, खारवाल विधि और लूणकरणसर। उत्तरी राजस्थान की अकेली खारी झील जी, और मीठे पानी में जैसमंद, सबसे बड़ी कृत्रिम, फतेह सागर, नेहरू उद्यान, वेधशाला, पिछोला, जगमंदिर, जगनिवास, उदय सागर, आयड, बेड़च, लिंक, राजसमंद, राज प्रशस्ति, आना सागर, मुगल गार्डन, फाय सागर, इंजीनियरिंग, नक्की सबसे ऊंची जमने वाली, और कोलायत, कपिल मुनि। हाँ, लगभग सभी महत्वपूर्ण झीलें आ गईं, और साथ में NLCP योजना और उसमें शामिल राजस्थान की 6 झीलें भी। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये झीलें सिर्फ पानी के गड्ढे नहीं हैं,
ये राजस्थान के भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यावरण सबका एक अटूट हिस्सा है। सही कहा। इनसे सिंचाई होती है, नमक मिलता है, टूरिज्म चलता है। कितने ही जीव जंतु इन पर निर्भर हैं और इतिहास की कितनी कहानियां इनमें बसी हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। राजस्थान की ये ऐतिहासिक धरोहर और पानी की जो जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, इनके बीच तालमेल कैसे बैठेगा? भविष्य में खासकर जैसे जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ रहा है, इन झीलों को बचाने और सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए और क्या नए तरीके सोचे जा सकते हैं? ये वाकई एक गंभीर और आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। इस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।